हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स का और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो का। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। और बिल्कुल यार आज की जो वीडियो है ना वो पिछली वीडियो से भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसका कारण क्या है कि आपका जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो भी सिलेबस है आप देख सकते हो, यहाँ पर इधर हिंदी मीडियम में लिख रखा है, इधर इंग्लिश मीडियम में है। तो जो भी आपका सिलेबस है, पहला यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, इस तरीके से। और देखो चार तरीके, मतलब जो इंडिया अमेरिका हो गया, इंडिया रूस हो गया, इन सब के रिलेशन भी आ रखे हैं। तो 4 रिलेशन भी आपको पढ़ने हैं और ऊपर से आपको 4 यूनिट में अलग अलग चैप्टर पढ़ना है। तो जो भी आपका सिलेबस है यहाँ पर उन सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मैंने आपके लिए बस 15 क्वेश्चन बनाए। अगर आप उस 15 क्वेश्चन को कर लेते हो तो गारंटेड है कि आपके कम से कम 90% मार्क्स इस एग्जाम में जरूर आ जाएंगे। और 90% जो क्वेश्चन है वो मेरे कराए हुए 15 क्वेश्चन से जरूर मैच होंगे, क्योंकि इस बार का जो पीडीएफ है जो मैंने तैयार किया है इस बार का आपके लिए, वो कंप्लीट सिलेबस का तैयार किया है। मतलब ये जो सारे सिलेबस के पॉइंट है ना, इन सबका सिलेबस का क्वेश्चंस है और वो भी सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन भी यार बिल्कुल हमने शॉर्ट में नहीं किया है, बिल्कुल हर सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा लंबा है, ताकि आप 4-5 पेज के आंसर लिख सको। और हर एक क्वेश्चन के अंदर ना पॉइंट वाइज है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ पॉइंट वाइज किया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो एक बार मैं पहले आपको पीडीएफ शो कर देता हूँ, आखिर पीडीएफ है कैसा। जो यार पीडीएफ ये है ना उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। एक्चुअली आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर शुरुआत में तो आपको इंग्लिश दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे ना, सबसे लास्ट में आप जाओगे थोड़ा कुछ देर के बाद, तो आपको हिंदी के भी शुरू हो जाएंगे। मतलब हिंदी की जो पीडीएफ है ना वो आधे पेज के बाद शुरू होता है और इंग्लिश का स्टार्टिंग में है। तो देखो अगर आपको मैं दिखाऊं ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश में स्टार्टिंग से है और हिंदी में बीच से है स्टार्ट। तो जैसे हिंदी का ये पीडीएफ है तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है। हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन के ना यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज किया, कलरफुल तैयार किया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो सबसे जो पहला एक तरीके से क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, उसमें हम ये देखेंगे कि आखिर भारत की जो विदेश नीति है ना उसका अर्थ क्या है या उसका निर्धारक क्या है, जिसको हम कहते हैं मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट। तो आखिर इसकी जब हम बात करेंगे ना तो मैंने देखो सारी चीज़ों को ना पॉइंट वाइज मतलब कर दिया एक तरीके से। आप पूरे पीडीएफ देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर, ये तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, इस बार एक्चुअली में जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उस लिंक से जा सकते हो और पीडीएफ को ले सकते हो। इस पीडीएफ के अंदर यार जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको अभी समझा रहा हूँगा सॉल्यूशन के साथ में, कि आखिर हर एक क्वेश्चन के ना पॉइंट हम लिखेंगे क्या और हर एक क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल से समझाऊंगा। अगर यार आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो पीडीएफ के लिए मैं आपके पूरे प्रोसेस बता दूं। आपको सबसे पहला जो करना है वो पेमेंट करनी है पीडीएफ के लिए। आप किसी भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने जैसा कि देखो यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी भी लिख रखी है, और अगर आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, जब आप ये पेमेंट कर दो 50 रुपीज़ की, उसके बाद आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है। और टेलीग्राम के ऊपर ये जो मेरी आईडी दिख रही है, टारगेट ड्यू एग्जाम, आप या तो मेरे लिंक से, मैं जो कमेंट के अंदर भी लिंक डाल दिया हूँ, कमेंट के अंदर लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या तो आप उससे क्लिक करके डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कर दो अपने स्क्रीनशॉट का, कि जो भी आप पेमेंट किया है ना आपने उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे टेलीग्राम पर, मैं आपको तुरंत ही पीडीएफ भेज दूंगा। और कभी कभी क्या होता है यार कि टेलीग्राम के लिंक ना नहीं खुलती है, तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, टेलीग्राम में जो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है ना, आप उसमें सर्च कर देना टारगेट ड्यू एग्जाम। उसमें से एक तो हमारा जो चैनल आएगा जिसके ऊपर हम पहले पीडीएफ वगैरह डालते थे, एक नीचे हमारा चैट आएगा, तो सेक्शन कर सकते हो। तो ध्यान रहे कभी कभी लिंक अगर ना खोले तो आप सर्च कर लेना अपने टेलीग्राम में टारगेट ड्यू एग्जाम से। और अगर टेलीग्राम लिंक खुल रहा है तो आप उस लिंक पर जाके आप मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दो, और स्क्रीनशॉट भेजते ही मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ आपका जो है। तो आपका पहला पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद टेलीग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। अब यार तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज पहले समझा देता हूं, ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो और आप आंसर ऐसे भी लिख सको। तो देखो जो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ये आएगा, अगर जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश के जो पीडीएफ है अगर वो डाउनलोड कर रहे हैं वो, तो उनसे वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से जो मैंने लिंक बताया आपको आप उसमें देख सकते हो। और ये जो वीडियो है ना आप इसको देख के बस चीज़ें समझ सकते हो कि भाई जो पीडीएफ में बातें हो रही है ना, जो जिस क्वेश्चन की बात हो रही है आखिर उसमें टॉपिक क्या है, हमारा उस टॉपिक को प्रति जो अप्रोच है ना हमारे आंसर का वो कैसा होना चाहिए।
तो सबसे जो देखो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जो भारत की ना फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जो भारत की जो विदेश नीति है ना, उसका मीनिंग क्या है, और मीनिंग का मतलब है उसका अर्थ क्या है, और उसके डिटर्मिनेंट के बारे में बात होती है। उसका मतलब होता है निर्धारक, और उसका मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब होता है इवैल्यूएशन। यानी आपको ना ये तीनों चीज़ों के बारे में बताना है। अगर आप देखोगे अपने सिलेबस के पॉइंट में ना, तो आपका सबसे पहला पॉइंट सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा। इसलिए मैंने आपको यही वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं एग्जाम के अंदर, और आप अगर ये कर लेते हो तो चांसेस है कि ये वाले क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर पीडीएफ में जो बताया है, सबसे पहले मैंने उसके विदेश नीति का अर्थ समझा दिया यहाँ पर कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसका आखिर मीनिंग क्या होगा। तो आप यहाँ से पीडीएफ में आप देख सकते हो। उसके बाद जो पीडीएफ में है ना उसमें आप देख सकते हो विदेश नीति के निर्धारक में मैंने पॉइंट वाइज समझाया आपको। पहले देखो अर्थ का मतलब तो चलो सबको आप लोग को पता होगा, मीनिंग का मतलब क्या होता है कि विदेश नीति का मतलब क्या है। जैसे भारत की ना क्या पॉलिसी है, मान लो अगर भारत कभी सोचता है ना तो वो क्या सोचता है विदेशों के बारे में, कि भाई हमारे विदेशों के साथ जो रिलेशन है ना, हमारे जो रिश्ते हैं वो विदेशों के साथ, फॉरेन के साथ कैसे होने चाहिए, उसी को कहते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी या भारतीय विदेश नीति। अब बात आती है निर्धारक की। निर्धारक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट जो है ना एक्चुअली में इसके ना कई सारे पॉइंट बन सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ना ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये निर्धारित करती है या जो ये डिटरमाइन करती है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा होना चाहिए। मतलब बातें समझ में आ रही होगी ना आपको कि जो भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक है ना, डिटर्मिनेंट है, उसका ये मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है या जो निर्धारित करती है, कि जिसको देख कर ना हम ये कहते हैं कि भाई हमारी विदेश नीति इस तरीके से होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला तो हर कोई देश जो अपना देखता है वो अपना राष्ट्रीय हित देखता है कि भाई अपना नेशनल इंटरेस्ट की, किसी भी देश की राष्ट्रीय हित सबसे पहले होती है कि भाई राष्ट्र का जो हित है ना, हमारे देश का जो फायदा है वो सबसे पहला होना चाहिए किसी भी विदेश नीति में। दूसरी चीज़, हमारे विदेश नीति में ना कुछ ऐतिहासिक विरासत भी है। इसका मतलब होता है ऐतिहासिक विरासत का मतलब हिस्टोरिकल लेगेसी। हिस्टोरिकल लेगेसी का मतलब होता है ना कि जो चीज़ें हमें पहले से मिली है ना, जो नेहरू के टाइम से आ रही है या उनसे जो पहले से आई है, वो वाली चीज़ भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। अब एक तीसरा जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है भू राजनीतिक विचार। इसका क्या मतलब होता है, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इसका इंग्लिश में होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है ना कि भू राजनीतिक विचार का मतलब क्या है ना कि जो भारत है ना उसकी जो भी रणनीति होगी वो किस देश के साथ कैसा होगा या कौन से क्षेत्र के साथ कैसा होगा वो डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे देशों के साथ भारत की जो पॉलिसी है वो सेम हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सी ज़मीन पर हम कौन सी राजनीति को देख रहे हैं। ये वाली चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है आर्थिक अनिवार्यता, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना वो भी हम देखते हैं कई बार विदेश नीति को बनाते समय कि भाई हमारे देश का ये कहीं और का आखिर आर्थिक वित्तीय जो चीज़ चल रही है ना, आर्थिक जो भी हम निर्णय लेते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे किसी बैंक से हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हो, आईएम से लोन ले रहे हो, तो किसी भी तरीके से हम देखेंगे ना तो हमारे देश का आर्थिक क्या फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक क्या फ़ायदा होगा, ये वाली चीज़ हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर। अब देखो जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि वैश्विक मुद्दे हम देखते हैं। मतलब वैश्विक मुद्दे का मतलब होता है जो ग्लोबल इशू है, जो पूरे दुनिया में फेमस है ना, ऐसे मुद्दे को हम देखते हैं कि आखिर उनमें हमारे लिए कितनी जगह है या उनमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और आप ना इसमें कई सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि कई बार जब विदेशों में ना कोई घटना घटती है ना तो भारत उस पर ना अपनी रिएक्शन देता है कि भाई हमें कैसा लगा चीज़ें, या हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें अच्छी हैं या ख़राब है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी ग्लोबल इशू चल रहा है, वैश्विक मुद्दा चल रहा है, उसको देख कर भी हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि कई सारे वैश्विक मुद्दे के चर्चा जो है ना वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, WTO हो गया, या G20 हो गया। अभी जो G20 के आपने मीटिंग देख रही होगी दिल्ली में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो अगला क्या होता है कि जब भी कभी हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं देश का, जब भी कभी हम विदेश नीति बनाते हैं तो उसमें देखते हैं हम अपनी सुरक्षा की चिंता है। मतलब हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना कि भाई हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये वाली चीज़ हम देखते हैं। तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हो। जैसे क्या है, जैसे हम पाकिस्तान की सुरक्षा का देख सकते हैं कि कोई और बांग्लादेश से, वहाँ पर जो माइनॉरिटी आते हैं ना बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये सारी चीज़ें हम अपने देश की सुरक्षा के लिए देख सकते हैं कि भाई हमारी विदेश नीति दूसरे के साथ में कैसी होगी। तो ये तो आपका ये पॉइंट हो गया।
अब देखो, अब जो अगला पॉइंट है ना वो क्या है कि भारत की जो विदेश नीति है ना उसका मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन का मतलब होता है ना कि भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इवैल्यूएशन क्या है, मतलब भारत की क्या ताकत है, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या मतलब उसके सामने इशू वगैरह है, कंसर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखो मैंने पॉइंट वाइज आपको लिखा है कि भाई सबसे पहले भारत की क्या ताकत है, आप अगर PDF पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। और उस दूसरा मैंने लिखा है कि जो भारत की क्या चुनौती है, मतलब भारत के सामने क्या इशू है, क्या चैलेंजेज है जो हमें पूरी दुनिया में निपटना है, चीन का हो गया चाहे पाकिस्तान का हो गया, और भारत के सामने ना क्या अवसर है। अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, कि भाई हम आगे क्या कर सकते हैं, आने वाले जो समय है ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो वाले अवसर भी मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया ना कि भाई भारत की जो साझेदारी है ना, शेयर है, वो दूसरे देशों के साथ कैसा होगा। हमारी जो कई सारी पॉलिसी चलती है ना, ईस्ट मतलब ये वाला आपने सुना होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका क्या मतलब होता है कि भाई पूर्व की तरफ देखो, कि जो पूर्व में देश पड़ते हैं ना, हमारे म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उन सब देशों के साथ में हमारे कैसे रिश्ते होंगे, उसी को हमने बोल दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें ना हमें लिखना है आंसर में। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है इवेल्यूएशन के अंदर, मूल्यांकन के अंदर, कि भाई भारत की विदेश नीति की ताकत क्या है, ताकत मतलब स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है भारत में कुछ चुनौतियां क्या है, मतलब चैलेंजेस कहाँ पर है, और भारत का के कहाँ पर अवसर है, मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है। तो उसके बाद आपको फाइनल जो आपने अभी चीज़ देखी उसी का एक शॉर्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है कि भाई भारत को हमें फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाना चाहिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है अभी तक की। तो ये शॉर्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें ये कहा गया है कि जो शीत युद्ध के से लेकर, मतलब जब से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, आपको पता होगा शुरुआत में एक कोल्ड वॉर चला था, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध के बारे में। तो तब से लेकर अभी तक की जो चीज़ें हैं ना, उस समय भारत की जो संबंध है, मतलब भारत के जो रिलेशन है ना दूसरे देशों के साथ, वो कैसे बदले हैं उसका क्वेश्चन आता है। और ये ध्यान रखना आप, ये डायरेक्ट सिलेबस का पॉइंट है, तो ज़्यादा चांस है कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो कोल्ड वॉर से लेकर अभी तक भारत के रिश्ते कैसे रहे अलग अलग देशों से, मतलब जो भी वैश्विक शक्ति है ना, जो ग्लोबल पावर है, चाहे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो देखो मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको लिखा है सबसे पहले कि जब शीत युद्ध चल रहा था 1947 से 1991 के बीच में, मतलब जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय भारत की क्या क्या नीति थी, क्या क्या पॉलिसी थी। तो आपने सुना होगा सबसे पहले गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, जिसमें भारत ये कहता था कि भाई ना तो हम अमेरिका के साथ हैं ना तो हम रूस के साथ हैं, मतलब रूस मतलब उस समय का जो वो था ना सोवियत संघ जो था उसकी बात हो रही है ये। अब ध्यान देना भारत की जो नीति थी ना गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम किसी के साथ नहीं है, तो भारत ने एक तीसरा गुट बना लिया था। उसी तरीके से आपको इसमें मैंने लिखा है कि भाई शीत युद्ध जब चल रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो सोवियत संघ के साथ संबंध कैसे थे भारत के, अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे, कैसे रिलेशन थे, और उस समय संघर्ष कैसे हुआ था। तो ये आपको पहले 4 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद जो शीत युद्ध जब खत्म हो गया, मतलब एक तरीके से 1991 से लेकर 2001 के बीच में क्या घटा, तो भारत में ना आर्थिक सुधार हुआ। मतलब भारत ने 1991 में ना आर्थिक सुधार किया, जिसमें भारत ने 3 चीज़ें करी थी। LPG नाम से जानते हैं ना उसको, उदारीकरण कहते हैं, निजीकरण कहते हैं ये वाली, और वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब भारत ने ना अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सरकारी चीज़ों से ना प्राइवेट में कर दिया, कि भाई पहले ज़्यादा चीज़ें सरकारी रहती थी। उसके बाद 1991 में क्या किया भारत ने, कुछ सुधार किया। अब जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं, मतलब सरकार जो है वो प्राइवेट चीज़ों पर भी ध्यान देने लगा। तो ये वाले सुधार आप लिखोगे। अब मतलब हुआ क्या, जब शीत युद्ध खत्म हो गया ना उसके बाद बहुत ध्रुवीयता हो गया, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका क्या मतलब होता है, अब एक ही जगह पर पावर नहीं था, अब कई सारे ऐसे देश है ना जहां पर पावर है और जहां पर पोल बन गया। मतलब अमेरिका भी अपने आप में पावरफुल हो गया, चाइना भी हो गया, रूस भी हो गया, अगर फ्रांस वगैरह भी हो गया, इंडिया भी हो गया, जापान भी हो गया। तो एक तरीके से जो पावर है ना वो कई जगह बट गया है, जो इसी को कहते हैं मल्टीपोलर, हिंदी में कहते हैं बहुध्रुवीय देश। मतलब ध्रुव जो है ना वो कई जगह बन गया, ताकत जो है वो कई जगह बिखर चुकी है। तो ये वाली आप लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि भाई जो 1991 के बाद है, जब शीत युद्ध खत्म हुआ, तो भारत का अमेरिका के साथ क्या संबंध रहा। फिर आप लिख सकते हो किस तरीके से इसमें बदलाव हो रहा है। अब अगर अभी की बात करूं मैं, तो आप लिख सकते हो 2000 के बाद ना अभी तक, जब 2000 शुरुआत हुआ, मतलब ये उससे लेके अभी तक भारत की क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है। तो सबसे पहले
जो पॉइंट है वो है रणनीतिक साझेदारी, मतलब स्ट्रेटजिक, मतलब जो भारत अलायंस करता है ना दूसरों के साथ में, वो किस तरीके से करता है। फिर एक हमारी जो नीति चल रही है पूर्व की ओर देखो, जो मैंने आप बताया ना आपको लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है भाई कि एक तरीके से जो पूर्व के अंदर देश है ना, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन होना है। फिर भारत के साथ चीन का जो रिलेशन है वो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें 2000 के बाद हमने सुधारनी शुरू कर दी। तो ये सारे मैंने पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं और इसका फाइनल एक आपको निष्कर्ष लिखना है कि भाई इसमें जो आपने समझा कि जो हमारी पॉलिसी थी ना कोल्ड वॉर से लेके अभी तक, शीत युद्ध से लेके अभी तक, उसके अंदर आखिर क्या निष्कर्ष रहा और हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इसका आंसर, और आप PDF उस लिंक से ले लेना। अब जरा देखो तीसरा तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो भारत की विदेश नीति है ना उसके विकास और निर्धारक। अब एक्चुअली में देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आप ध्यान से देखो तो विकास का मतलब होता है इवोल्यूशन, कि भाई भारत की विदेश नीति का विकास हुआ कैसे शुरुआत से लेके अभी तक। और निर्धारक का मतलब होता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है। तो जो भी मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन में बताया है ना, पहला क्वेश्चन में मैंने विकास की चीज़ें बताई थी और दूसरा क्वेश्चन में मैंने निर्धारक की चीज़ें बताई है। ये दोनों मिलाकर एक बार प्रीवियस ईयर में DU के आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से दे दिया कि मतलब इन दोनों को मिलाकर मैंने एक अलग सा क्वेश्चन बना दिया। और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले हम भारत की विदेश नीति की विकास कैसे हुई उसकी बात किया हमने, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट जो हमने बात करी, तीसरा पॉइंट परमाणु वगैरह की बात भी हमने करी। भाई भारत जो था वो परमाणु का भी परीक्षण किया था ना, जिसके कारण थोड़ा भारत के ऊपर ना लिमिटेशन भी लगाई गई थी बाद में। तो जो भी मैंने पहले क्वेश्चन में बात करी वो वाला, और जो भारत के विदेश नीति के जो निर्धारक हैं, जो डिटर्मिनेंट हैं, उसकी मैंने बात करी, वो वाला मैंने यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन में मैंने बात करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने बात किया है ना, और जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात करी है हमने, उन दोनों का मिक्स करके यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है, तो ये दोनों से मैच करके आप लिख लोगे। अब जरा देखो इन 3 क्वेश्चन के बाद ना कन्फर्म है कि आपको ना 4 देश मैं बता रहा हूँ, एक अमेरिका, एक रूस, एक चाइना और एक यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपीय संघ। इन चारों को ना भारत के साथ संबंध आता है। अब देखो हो सकता है आपको इन चारों में से 2 के साथ आ जाए, या ये तो गारंटेड है कि इन चारों में से कोई ना कोई एक के साथ जरूर आएगा। तो जो यहाँ पर आप मेरे साथ PDF में देखे हुए कि भारत का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, मतलब US के साथ कैसा रिलेशन है, तो अगर आप PDF ध्यान से देखो तो मैंने सारे बिल्कुल पॉइंट वाइज आपके मैंने बात करी है हर एक का। पहले मैंने पहला क्वेश्चन जो है चौथा है वो भारत अमेरिका की बात करी है मैंने, फिर भारत रूस की बात करी है, भारत चाइना की बात करी, और एक आपका जो सिलेबस का चौथा पॉइंट है ना भारत और यूरोपियन यूनियन, उसकी बात करी है हमने। तो देखो आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हो हमारे PDF लेकर। ये जो पहला रणनीतिक साझेदारी भारत की अमेरिका से कैसी है, भारत और अमेरिका की आर्थिक संबंध कैसे हैं, मतलब पैसे वगैरह के मामले में भारत और अमेरिका किस तरह के साथ आते हैं, आतंकवाद विरोध के मामले में कैसे भारत और अमेरिका है। फिर जो चौथा पॉइंट होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ना हथियारों की जो सौदा होती है, जो रक्षा वगैरह होता है, सिक्योरिटी होता है, उन सब के बीच में कैसे संबंध है। फिर भारत के बीच में जो क्षेत्रीय स्थिरता है, मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना बाकी देशों में, वो किस तरीके से हमें अपनाते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन हो गया, इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, फिर हमारे लोगों के बीच में संबंध कैसा है, हमारे विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, उनमें संबंध कैसा है, महामारी के समय हमारा संबंध कैसा रहा। तो देखो बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको ना बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी इस PDF को पढ़ने में। आप खुद भी अगर पढ़ोगे ना ये PDF तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी बिल्कुल अच्छे से। तो सारा मैंने पॉइंट वाइज कर रखा है और यहाँ पर निष्कर्ष है फाइनल इसका कि सब कुछ मिलाकर एक आप कंक्लूजन दे दोगे। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला ना 4 क्वेश्चन आपके रिलेशन वाले हैं, जो इंडिया अमेरिका का हो गया, उसके बाद जो आता है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन आता है। तो बिल्कुल जैसे आपको मैंने इंडिया और अमेरिका का बताया वैसे ही यूरोपियन यूनियन का ये देखो पॉइंट वाइज मैंने बता रखा है कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें पॉइंट वाइज घट रही है। तो ये वाला आप यूरोपियन यूनियन का देख रहे हो, और जो अगला जो है ना वो भारत और रूस का आता है कि भारत और रूस का संबंध कैसा है, ये भी देखो मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है यहाँ पर। उसके बाद जो चौथा आता है भारत और चीन का संबंध कैसा है, भारत और चाइना का रिलेशन कैसा है, देखो इसमें भी मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बना रखी है यहाँ पर निष्कर्ष तक। तो ये चारों जो है ना, चारों आप याद कर लोगे, ज़्यादा चांस है कि इसमें 2 क्वेश्चन जरूर आए। और अभी की अगर आप बात करोगे ना तभी, क्योंकि देखो आप रूस रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है ना, तो चांसेस क्या है कि भारत और रसिया की बारे में चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। अब जरा देखो
ये जो रिलेशन है ना 7 क्वेश्चन ही हो जाएंगे आपके। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है, और सिलेबस का ये डायरेक्ट पॉइंट है कि भारत जो है ना उसके पड़ोसी के जो मुद्दे हैं ना, मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो, और उसकी जो चुनौतियां, मतलब भारत के साथ ना क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि हम जो भारत देश है, हमारे आसपास कई सारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे ना क्या क्या मुद्दे हैं, हमारे किस बात पर टकराव होते हैं, किस बात पर हमें एक तरीके से हम दूसरे का साथ देते हैं, हमारे के बीच चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसकी बात हो गई। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप पॉइंट वाइज बताओगे। देखो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज यहाँ पर बताया हूँ कि पहले भू राजनीतिक जटिलता, कि भाई हमारे जो दोनों देश हैं, पड़ोसी देश की बात करें या भारत की बात करें, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉम्प्लेक्स है। हमारी ज़मीन हो गई, हमारा सीमा विवाद हो गया, मतलब बाउंड्री की अक्सर लड़ाई होती रहती है। पाकिस्तान कहता है भाई कि ये ज़मीन हमारी है, इंडिया कहता है ये ज़मीन हमारी है, ऐसे ही चाइना के साथ लड़ाई होती रहती है। तो ये वाली चीज़। फिर आतंकवाद के ऊपर हमारी लड़ाई होती है, एक तरीके से हमारे बीच में टकराव है कि भाई किस तरीके से आतंकवाद जो है वो, पाकिस्तान जो है ना वो भारत में आतंकवाद एक तरीके से भेजता है, तो इसके बीच में हमारी लड़ाई होती रहती है। तो पड़ोसी देश के बाद क्या क्या मुद्दे हैं इसमें। एक और जो मेन इशू है ना वो क्या है, चाइना का ना हमारे पड़ोसी देशों के साथ ना प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि चाइना क्या चाहता है ना कि हमारे सारे पड़ोसी देश के साथ ना मिलकर वो हमें घेर ले एक तरीके से। तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। फिर समुद्र की सुरक्षा की चिंता हो सकती है, भाई भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है 3 साइड से, तो आखिर उसकी भी सुरक्षा की चिंता एक तरीके से हमारे लिए कंसर्न है। फिर आर्थिक सहयोग किस तरीके से हम पड़ोसी देश के साथ करते हैं। हमारा जल बंटवारा का ना अक्सर विवाद होता है, आपने सुना होगा अभी भारत और पाकिस्तान में ना जो सिंधु नदी बहती है ना, उसमें कई बार जल बंटवारा के लिए ना मतलब अक्सर लड़ाई होती रहती है, टकराव होते रहता है। कौन सी नदी के लिए? सिंधु नदी के लिए, जो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। उसी तरीके से शरणार्थी का संकट होता है। शरणार्थी का मतलब होता है ना रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब है जो दूसरे देश से ना आ जाते हैं भारत में बाउंड्री क्रॉस करके और यहाँ पर शरण ले लेते हैं, उसी को कहा जाता है शरणार्थी। तो होता क्या है ना, भारत की जनसंख्या भी इससे बढ़ती है और कभी कभी ना भारत के अंदर घुसपैठियाँ भी होती हैं। मतलब कि घुसपैठ का मतलब भाई भारत में वो आते हैं और कई सारे इलीगल धंधे करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो हमारी एक मेन चुनौती में। फिर आप भारत के पड़ोसी जो द्वीप राष्ट्र है ना उसके बारे में बात कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हो गए। फिर आप हमारे संबंध की बात कर सकते हो कि भाई हमारा सांस्कृतिक संबंध कैसा है, मतलब हम भारत के बीच और उसके पड़ोसी देशों के बीच कल्चरल जो रिलेशन है ना वो कैसा है, और इसी को ना सॉफ्ट पावर कहते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, आपको कई बार यहाँ पर ना सॉफ्ट पावर सुनने को मिलेगा। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है ना, एक तो देखो हार्ड पावर होता है भाई आपको आपने चीज़ों को पैसे से जोड़ा, आप उसको पैसा दे रहे हो तो आपका संबंध बना हुआ है। एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होता है ना कि जो आपका संबंध है ना दूसरे देश के साथ वो कोई अलग चीज़ पर नहीं है, आप दोनों की कोई ना कोई संस्कृति मैच होती है, आप दोनों में कोई भाषा की सिमिलरिटी है, आप दोनों का लैंग्वेज सेम है, मतलब आप दोनों का रहन सहन सेम है, कई सारे लोगों की सोच सेम है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर जो है ना उसका मतलब होता है कि भारत का और दूसरे देशों के साथ किस तरीके से सांस्कृतिक संबंध है, मतलब कल्चरल रिलेशन है ना, उसी को कहा जाता है सॉफ्ट पावर। तो भारत ना अक्सर जब भी कभी संबंध बनाता है ना तो वो सॉफ्ट पावर की ओर देखता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर जलवायु परिवर्तन लिख सकते हो कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जलवायु परिवर्तन ना आजकल मेन मुद्दा बन गया है, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज हो रही है तो जलवायु परिवर्तन से ना कई सारी चीज़ें हो रही है, बाढ़ आ रहा है बार बार, ये ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर हम जो पड़ोसी देश के साथ मतलब संबंध रखते हैं ना उसमें एक ऊर्जा सुरक्षा भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब बिजली जो बनता है ना, कुछ देश को हम बिजली ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे बांग्लादेश को हम बिजली देते हैं, तो उसी तरीके से ये सारी जो चीज़ है ना हम कई संसाधन भी देते हैं, मतलब हम कई संसाधन वहाँ से मंगाते हैं और कई रिसोर्सेस हम उससे देते हैं। तो कुछ चीज़ें हम मंगवाते भी हैं और कुछ चीज़ें हम देते भी हैं, तो इसका भी हमारे एक बीच में एक संबंध है। तो ये भी आप अपने पॉइंट में जोड़ सकते हो। और फिर फाइनली उसका एक आप निष्कर्ष लिख लेना इस तरीके से। अब जरा देखो जो 9वां क्वेश्चन है ना वो क्या है कि सीमा पार आतंकवाद का क्या है, मतलब एक तरीके से ये क्या कहला रहा है ना कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, कि बॉर्डर के जो पार हमारे टेररिज्म आता है। आपने अभी खूब सुना होगा, न्यूज़ में चल रहा है वो सीमा और सचिन का जो मसला चल रहा है ना कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से पबजी गेम खेलती थी और सचिन के साथ कह रही है प्यार हो गया और वो भारत आ गई। लेकिन क्या इशू चल रहा है कि वो हो सकता है जासूस हो। तो वही वाला जो विवाद है ना कि जो सीमा पार आतंकवाद है, कि एक तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे बाउंड्री क्रॉस करके जो आतंकवाद आता है ना वो है क्या, और भारत की जो सुरक्षा है ना किस तरीके से प्रभावित होती है, मतलब किस तरीके से भारत को ना दिक्कत हो जाती है इसके अंदर। तो वही वाले आपको पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो
मैंने जब ये शुरुआत किया पीडीएफ में तो सबसे पहला मैंने समझाया सीमा पर जो आतंकवाद की परिभाषा है उसका क्या लिखोगे आप, आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी टेररिज्म का। फिर आप जब राज्य प्रायोजित आतंकवाद की बात करोगे, मतलब राज्य प्रायोजित का मतलब होता है ना कि भाई जो सरकारें हैं ना वो खुद चाहती हैं कि, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान की जो सरकार है ना वो चाहती है कि भाई वो आतंकवाद को ना भारत में भेजे। और इस तरीके से ना वो कई सारे संगठन को, जैसे आपने आईएसआई सुना होगा, तो उसके थ्रू ना कई लोगों को ट्रेनिंग दे के भेजती है भारत में कि भाई वो भारत में आकर आतंकवाद फैलाएं। तो इसी को कहते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद, कि मतलब एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सरशिप, कि स्टेट ने, सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया है आतंकवाद को और दूसरे देश में भेज दिया। तो ये वाले पॉइंट लिख सकते हो। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव लिख सकते हो कि जब भी कभी आतंकवाद की बात होती है ना, भारत में आतंकवाद बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, हमारी जो सुरक्षा है ना वो खतरे में पड़ जाती है। फिर उसका राजनीति पर भी असर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा पार्टियों के बीच में ना जब चुनाव वगैरह होते हैं तो इन सब की खूब बातें होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो इसके ऊपर भी बातें होती हैं। फिर तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाती है, मतलब दोनों देश के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता है, क्योंकि आतंकवाद अगर किसी देश से आएगा तो मतलब ये तो बात कंफर्म है कि उस देश के साथ ना हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो वही जो है हमारे उस देश के साथ ना तनावपूर्ण स्थिति रहेंगे, टेंशन बाजी रहेगी एक तरीके से। फिर कश्मीर मुद्दा के बारे में आप लिख सकते हो, कश्मीर भारत वाला जो इशू है। फिर सीमा पर ना किस तरीके से मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, उसकी हमें क्या क्या चुनौतियां हैं, कि हमें भारत का जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर क्या क्या हमारे लिए चैलेंज है, क्या क्या हमारे लिए चुनौती है, ये आप लिख सकते हो। फिर आर्थिक प्रभाव लिख सकते हो कि भाई जब भी कभी टेररिज्म आता है ना तो भारत को उसमें पैसा लगाना पड़ता है उससे बचने के लिए। तो एक तरीके से क्या हुआ, आर्थिक चीज़ों का प्रभाव पड़ा ना हमारे ऊपर, इकोनॉमिक बोझ पड़ गया एक तरीके से, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय धारणा हो गया कि भाई इंटरनेशनल जो सोच है ना वो अलग हो जाती है टेररिज्म के लिए, फिर सहयोग भी अलग हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख कर आप उसका एक फाइनली कंक्लूजन लिख सकते हो निष्कर्ष में। तो ये आप पीडीएफ जब लोगे उसमें तो आप पीडीएफ से आप लाइन बाय लाइन आंसर पढ़ सकते हो जो मैंने आपको पॉइंट बताया। अब जरा देखो अगला जो 10th क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से, जो 9th क्वेश्चन तक था ना उसमें जनरली क्या था ना कि आपके सिलेबस के डायरेक्ट अंदर के पॉइंट थे, लेकिन जो 10th क्वेश्चन से है ना वो 10th क्वेश्चन से क्या है कि ये करंट अफेयर में जो न्यूज चल रही है ना करंट अफेयर के अंदर, और जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इस बार आ सकते हैं एग्जाम में, वो वाली चीज़ें हैं। तो देखो सबसे जो पहला है कि वैश्विक जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, मतलब एक तरीके से जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है ना, पर्यावरण में क्या क्या आजकल मुद्दा चल रहा है, उसमें भारत ने क्या पहल की है, मतलब एक तरीके से इंडिया ने ना क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में बात करनी है। मतलब पर्यावरण में जो भी कुछ घट रहा है विदेशों में और पूरी दुनिया में, उसमें भारत क्या क्या कदम उठाया है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो मैंने आपको पिछले सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था, पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मैंने पॉइंट वाइज बताया। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कन्वेंशन का मतलब होता है ना कि किस तरीके से अलग अलग देश आकर मिलते हैं और उसमें कुछ वो फॉर्मूले पर साइन करते हैं कि हम इस पर्यावरण के मुद्दे के लिए हम ये अपना फैसला अपनाएंगे या पूरी देश में ये वाली चीज़ लागू करेंगे हम। तो इसके लिए ना कन्वेंशन होते हैं, समन इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन का, कि जलवायु परिवर्तन के ना कई सारे समन होते हैं। आप सबने सुना होगा CBD होता है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह है, पेरिस समझौता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसके पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर नवीकरण ऊर्जा का विकास होता है, कि नवीकरण का मतलब होता है ना वो ऊर्जा जो अभी ना मतलब जो न्यू हो सकता है, जैसे सोलर एनर्जी की बात हो गई, सौर ऊर्जा की बात हो गई, जल ऊर्जा की बात हो गई, मतलब जो ऊर्जा ना खत्म नहीं होता, जो बार बार नया किया जा सकता है। तो इसके लेकर भी मतलब देशों में बात होता है। तो भारत ना काफ़ी अच्छे कदम उठा रहा है इसके लिए। फिर भारत का ना एक और मेन अच्छा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये वाली जो चीज़ है ना पूरी दुनिया में भारत ने शुरू करी है, मतलब भारत का ये संगठन है। तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर जैव विविधता का पॉइंट मैंने यहाँ पर डाल दिया, कुछ NCAP भी डाल दिया यहाँ पर। फिर भारत का जो हरित मिशन है ना, कि भारत चाहता है भाई कि भारत में ना हरित मिशन का मतलब है जो भी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं ना उसको नुकसान ना पहुँचाए, हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है, ऐसे विकास करना है। फिर भारत अक्सर प्लास्टिक की बात करता है ना कि नो प्लास्टिक यूज का, उसकी भी बात यहाँ पर कर ली मैंने। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो कि किस तरीके से भारत ने अलग अलग सहयोग लिए हैं पूरी दुनिया में, और फाइनली उसका आप एक निष्कर्ष लिख सकते हो, कंक्लूजन। अब जरा देखो ये वाला जो 11वां क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला जो है ना ये डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट अंदर है, मतलब सिलेबस के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है ना कि जो बहुध्रुवीय विश्व है, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड, मैंने आपको पहले ही समझाया था बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है,
कि जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर कई सारे पावर हैं, जापान हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो कई सारे जो शक्ति है ना, कई सारे जो पावर है, उनके बीच में ना आपको भारत की भूमिका बतानी है कि किस तरीके से ना भारत का रोल रहा है इनके बीच में, कि मतलब भारत में कई सारे पावरफुल देश हैं लेकिन इंडिया का जो रोल है ना वो बढ़ रहा है। तो यही वाले आपको पॉइंट लिखना है। तो देखो मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए तैयार किया है कि किस तरीके से भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका भी लाभ मिलता है, भारत का आर्थिक विकास भी एक तरीके से धीरे धीरे होते जा रहा है। दक्षिण एशिया की बात करें ना तो भारत उसके अंदर एक शक्ति बन के उभरा है दक्षिण एशिया में। फिर वैसे ही हिंद महासागर की बात करें और प्रशांत महासागर की बात करें, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वो भारत को मेन कहा जाता है। फिर हमारी रक्षा जो क्षमता है, हमारे पास जो परमाणु वगैरह की शक्ति है उसकी बात हो जाती है। फिर हमारा भारत का क्या इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है भारत दूसरे देशों के साथ ना संबंध जब बनाता है तो सांस्कृतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है कि उन दोनों के बीच में ऐतिहासिक क्या क्या चीज़ें मैच खाती है, हमारी भाषा कैसे सेम है, हमारा लिखावट, हमारे पूर्वज कैसे सेम है, इस तरीके से चीज़ें। फिर हम किस तरीके से कूटनीति अपनाते हैं पूरे देश में, ये भी हम पूरे देश को, पूरे दुनिया में हमें अलग करता है। फिर 8वां जो पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन में हमेशा भारत आगे रहता है, तो ये वाली आपको चीज़ें लिखनी है। फिर जो 9वां पॉइंट है कि भारत जो है ना उसके अंदर तकनीक जो है ना, टेक्नोलॉजी है, इसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। फिर जो 10वां पॉइंट है कि भारत जो है वो हमेशा चाहता है एक संतुलन बना के रखे, एक बैलेंस बना के रखे, कभी किसी का ना मतलब बुरा नहीं चाहता भारत। तो ये भी आप चीज़ लिख सकते हो इसके अंदर कि भारत का रोल जो है ना, भारत का जो भूमिका है वो बढ़ते जा रहा है। फिर इस 10वें पॉइंट का आप निष्कर्ष लिख सकते हो फाइनली यहाँ पर कि ये फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ। अब इसी तरीके से देखो जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्तमान में ना जो गुटनिरपेक्ष नीति है, मतलब जो आपने सुना होगा ना नॉन अलाइनमेंट वो जो है ये वाला, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ना उसका अभी के समय में ना क्या महत्व है। मतलब करंट की जब मैं बात करूं तो करंट के दिन में ना गुटनिरपेक्ष का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैंने इसको भी पॉइंट वाइज आपके लिए लिखा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको पता होगा ना कि जब गुटनिरपेक्ष का क्या मतलब था कि जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उस समय दुनिया 2 अलग अलग भाग में बट गई थी, अमेरिका के साथ और एक सोवियत संघ के साथ। तो भारत जो था ना वो भारत अलग से ही एक मतलब गुट बनाया था और 5 देशों के साथ मिलकर, और उसी को कहा गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इसमें ना फिर कई सारे देश भारत के साथ आ गए। तो इसी के बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से आज के समय में ना इसका महत्व बढ़ता है या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखो पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया यहाँ पर। बहुध्रुवीय विश्व हो गया कि भाई पावर जो है वो डिवाइड हो गया है। सामरिक स्वायत्ता की बात होता है, स्वायत्ता मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके से अलग अलग देश जो है ना वो अपने लिए काम करते हैं, अपनी आज़ादी के लिए, मतलब वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। फिर भारत जो है वो हमेशा मध्यस्थता करता है, मतलब एक तरीके से किसी भी 2 देश में लड़ाई जब होती है ना तो भारत उन दोनों देशों की लड़ाई जो है ना वो शांत करवाने की कोशिश करता है। तो ये वाला आप लिख सकते हो। तो देखो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, इस तरीके से मैंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बताया। फिर वैश्विक चुनौती की किस तरीके से पूरी दुनिया में चुनौती है, एक तरीके से चैलेंज है। और व्यापार हो गया, ट्रेड का मतलब, और मानवाधिकार का मतलब होता है किस तरीके से जो मानव के अधिकार है ना, अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ आती है तो भारत हमेशा ना आवाज़ उठाता है उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको 11 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। 11 पॉइंट के अंदर आप आंसर लिख सकते हो PDF से पढ़ के, और उसका एक फाइनली आप कंक्लूजन लिख लेना। ये अब जरा देखो जो 13वां क्वेश्चन है ना, ये प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि एक बार ये प्रीवियस ईयर में आया भी है। होता क्या है ना, जो डोकलाम सीमा विवाद है ना, डोकलाम सबसे पहले तो आप समझ लो चाइना के साथ ना जो भारत का मेन टकराव होते रहता है ना, जो लड़ाई होती रहती है। पिछली बार जो लड़ाई हुई थी ना चाइना के साथ में, वो हुई थी डोकलाम के, मतलब डोकलाम एक क्षेत्र है जो, मतलब डोकलाम जो क्षेत्र है ना उसमें भारत की आर्मी जो थी और जो चाइना की आर्मी थी, इन दोनों की एक तरीके से लड़ाई हुई थी, दोनों में बहस हुआ था, टकराव हुआ था। तो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखो मैंने ये भी आपके लिए पॉइंट वाइज बनाया है। सबसे पहले डोकलाम है कहाँ पर, उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है, मतलब कौन कौन शामिल है, कौन कौन से देश, भारत हो गया, चाइना हो गया। फिर कौन सी घटना हुई थी उसके पहले, फिर भूटान का क्या कहना है इस घटना के पीछे, भारत की इस घटना के पीछे क्या चिंता है, फिर चीन का क्या दावा है, मतलब चीन क्या कहता है कि भाई डोकलाम उसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, फिर इसमें कैसे वृद्धि हुआ था, ग्रोथ हुआ था। और इस मुद्दे से जो लड़ाई हुई थी डोकलाम के ऊपर, उसमें भारत और चीन का क्या संबंध
संबंध है उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीज़ें। फिर द्विपक्षीय संवाद भी हुआ था, मतलब दोनों देश ना आमने सामने बैठकर बात किए थे इस मुद्दे पर। और अभी जो चल रहा है ना सीमा विवाद, उसमें भारत और चीन किस तरीके से सीमा विवाद निपटा रहे हैं, या किस तरीके से हम दोनों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पॉइंट वाइज है आपका आंसर, तो आप PDF डाउनलोड करके ये वाली चीज़ें आप मतलब पढ़ सकते हो, और आपके लिए जो आंसर है ना वो काफ़ी अच्छा आंसर है। जब भी आप लिखोगे तो चांसेस क्या है ना कि आपको फुल मार्क्स या उससे बहुत थोड़े ही कम मिले, लेकिन आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे अगर ये वाले पॉइंट आप लिखते हो तो। फिर इसका आप एक निष्कर्ष लिख देना। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो मैंने बताया था इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की जो जलवायु परिवर्तन है ना उसके ऊपर जो आजकल बहस हो रही है ना, उसमें किस तरीके से आप लिख सकते हो कि भाई जलवायु जो परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, आखिर उसका क्या महत्व है, क्या क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, तो ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आया भी था, तो ये आप देख सकते हो PDF के अंदर सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर बना रखा है ये निष्कर्ष के साथ। जो आखिरी क्वेश्चन है ना, वो आखिरी क्वेश्चन क्या है कि भारत की ना एक नीति है जिसको कहा जाता है पड़ोसी प्रथम नीति। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, कि भारत की जो नीति है ना कि अगर कभी दुनिया में कोई भी चीज़ घटती है या कुछ भी होता है ना, तो भारत का सबसे जो पहला मकसद रहेगा ना कि हमारे ना पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। मतलब भारत सबसे पहले क्या चाहेगा कि हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे जो आसपास के देश है ना, उनके साथ भारत का संबंध अच्छा रहे और उनके साथ भारत के जो टकराव है ना वो उतने ना हो। तो भारत हमेशा से ये चाहता रहा है ना कि भारत सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर दे रहा है, जैसे कोरोना में आपने सुना होगा भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन भिजवा रहा था, तो भारत की ना ये वाली जो नीति है ना उस समय ये भी देखने को आई थी कि भारत सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन भिजवाया था। तो इसका क्या मतलब है ना कि भारत की जो नीति है ना, पॉलिसी जो है, उसमें पड़ोसी देश को ना वो पहले नंबर पर देखता है कि भाई हम पहले पड़ोसी देशों के लिए करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों के लिए करेंगे। तो इस नीति के बारे में आपको लिखना है कि ये नीति है क्या, फिर पड़ोसियों का महत्व क्या होता है, राजनीतिक जुड़ाव क्या है, और पड़ोसी के बीच में हमारे नेबर्स के बीच में सहयोग क्या क्या हो रहा है, ये वाली। फिर कनेक्टिविटी किस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा है, किस तरीके से हमने चीज़ों को बढ़ाया है, हमारे बीच में सुरक्षा की बात हो गई, आतंकवाद की बात हो गई, आपदा प्रबंधन, मतलब कई बार ना पड़ोसी और भारत के बीच में आपदा आते रहती है, जैसे भूकंप वगैरह हो गया, आपने सुना होगा कई बार भूकंप पाकिस्तान में आती है तो वो भारत में भी आती है, तो ये सारी चीज़ें। फिर हमारे बीच में सांस्कृतिक लगाव भी है एक तरीके से, हमारी भाषा कई जगह एक है, हमारी कई जगह इतिहास एक है, हमारा जो क्षेत्रीय मंच है वो भी एक तरीके से हमने एक बना रखा है कई तरीके से। फिर ऐतिहासिक मुद्दे जो है ना जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं वो भी भारत का पड़ोसी देशों के साथ ना मिलता है, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। फिर हमारे बीच में किस तरीके से बदलाव हो रहा है नीति, ये आप लिख सकते हो। तो आप 11 पॉइंट में मैंने बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान पॉइंट आपके लिए बनाए यहाँ पर, तो 11 पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो कि भारत की जो नीति है अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से है। अब जरा देखो ये वाला जो आप कंप्लीट जब लिख लोगे तो ये थे पूरे 15 क्वेश्चन। अगर आप ये पूरे 15 क्वेश्चन कर लेते हो, और पूरे 15 क्वेश्चन की बस आपको को करना क्या है ना, ये सारा जो PDF आप अभी लोगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जब आप खरीद लोगे PDF, तो उससे करना क्या, आप एक बिल्कुल ना एक पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर आप इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना सिर्फ इसके पॉइंट्स के, और बार बार ना आप अपने मन में ना उस चीज़ को रिकॉल करना। मतलब जब भी आप रिवीजन करो ना, कल तक जब भी एग्जाम है आपके, एग्जाम के मतलब आखिरी पॉइंट तक, तो जब भी आप रिवीजन करो तो आप क्या करना, उस चीज़ को ना माइंड में बस याद करना कि भाई इस पॉइंट के अंदर हमें क्या लिखना है। मतलब ये सारे जो 15 क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज बनाया है कि आपको आसानी से समझ आए, और जब आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आएंगी ना तो आप लिख भी पाओगे आसानी से। तो आपके लिए चीज़ें आसान कर दी मैंने। इसके लिए यार अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करते हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छी चलती है और अगर इसमें 1000 लाइक आ जाती है तो आपके लिए मैं आपके अगले जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। तो यार आपको अगर PDF लेना है इस वीडियो का तो आप नीचे लिंक में जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट के अंदर भी मैंने लिंक पिन कर दिया है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो यार कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।